हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जिसको हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स भी कह सकते हैं। हालांकि जेनेटिक्स पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, जितना मुझे पढ़ाना था मैंने करा दिया है, ठीक है। और पेडिग्री एनालिसिस में अगर कोई किसी को किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार बताइएगा, मैं फिर से उसको करा दूंगी, ठीक है। उसके क्वेश्चन में और भी करा दूंगी कभी टाइम निकाल के। बाकी जो भी इसेंशियल चीज़ें थी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा मैंने कंप्लीट करा दिया है जेनेटिक्स में। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से, जो ये पहला लेक्चर होगा ना, उसमें मैं बहुत सारी छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगी जो शायद आप अभी तक रटते रहे हों, लेकिन मेरी पूरी ये कोशिश रहेगी कि अभी आज जो है ना, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका एकदम बेसिक समझेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, कि कैसे डीएनए आरएनए बनता है, क्या फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, क्या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, क्या फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड होता है। लॉट्स ऑफ बॉन्ड्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड का, पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर देखेंगे, चारगाफ रूल देखेंगे। तो जितना हो सकता है ना, वो आज मैं कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो बी अटेंटिव, एकदम पेन कॉपी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, और कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो मिस नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, और हमें पता है कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे? न्यूक्लिक एसिड से, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड ही तो है सब कुछ ना। न्यूक्लिक एसिड क्या है? तो सबसे पहली चीज़ हमें पता है कि न्यूक्लिक एसिड ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं विच स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशंस, जो हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को स्टोर करते हैं, उन्हें हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो हम कहते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या करते हैं? स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशंस। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने वाले मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। एम आई क्लियर विद दिस? अब इसके बाद हमें ये बात जाननी है कि न्यूक्लिक एसिड में एक्चुअली क्या क्या हो सकता है। तो ये दो तरीके के हैं, एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। हम बाद में समझेंगे डीएनए वर्सेस आरएनए, मैं लिख दे रही हूँ क्योंकि बाद में हम समझेंगे कि विच इज द बेस्ट जेनेटिक मटेरियल एंड व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया फॉर द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। एम आई क्लियर विद दिस? तो हमें ये सारी बातें समझनी है कि क्यों डीएनए बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। हालांकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, लॉट्स ऑफ वायरसेस आर देयर, जिनका यू कैन से जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, ठीक है। कुछ मैं आगे बताऊंगी सारी चीजें, लेकिन बेस्ट जेनेटिक मटेरियल कौन होना चाहिए, है ना। तो डीएनए होना चाहिए कि आरएनए? क्यों डीएनए ज्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल माना जाता है? सारी चीजों का आंसर करेंगे हम बाद में, ठीक है। तो देखिए, डीएनए का फुल फॉर्म हमें पता है, ये क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। इसको हम कहते हैं ना डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म हम इसको कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड। एम आई क्लियर विद दिस? सो अगर मैं डीएनए और आरएनए में, अभी मैंने कहा कि विच इज द बेस्ट जेनेटिक मटेरियल, तो हमने बताया कि डीएनए इज द बेस्ट जेनेटिक मटेरियल, एंड इसके पीछे क्या रीजन है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं एक चीज यहाँ पे डिस्कस करूं कि न्यूक्लिक एसिड एक्चुअली में क्या है। न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब ये न्यूक्लियोटाइड से बने हैं। न्यूक्लियोटाइड्स इनकी यूनिट, तो आप कह सकते हो कि न्यूक्लिक एसिड का जो यूनिट है, यूनिट इज द न्यूक्लियोटाइड्स। अभी हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है। आगे चलें, अब देखते हैं एक एक करके कि इसकी यूनिट न्यूक्लियोटाइड है तो न्यूक्लियोटाइड में क्या 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 चीजें होती हैं। तो यहाँ पे देख लेते एक बार। अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो हमें पता है कि न्यूक्लियोटाइड में क्या आता है? पेंटोज शुगर, या मैं पहले ऐसे लिखूं, नाइट्रोजिनस बेसिस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फोरस, या फॉस्फोरिक एसिड लिख लो, फॉस्फोरिक एसिड। ये तीन चीजें मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं।
ओके अब अगर मैं इन दो चीज़ों को ले लूँ, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस प्लस पेंटोज शुगर, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स। आगे हम इन सब के बारे में भी अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड हम कह दें, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को हम एनटीडी लिख देते हैं। अब देखिए जहाँ पर भी हम एनटीडी लिखेंगे और जहाँ पे भी हम एनएस लिखेंगे, आप समझ जाइएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी जगहें आएंगी जहाँ पे हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। अब हम कह दें कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स माइनस फॉस्फोरिक एसिड है ना, माइनस फॉस्फोरिक एसिड कह दो, तो हम इसको कह देंगे दैट इज द न्यूक्लियोसाइड। ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स हैं। इतनी बात सबको समझ आ रही है। अब हम एक एक करके देखने वाले हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस क्या है, पेंटोज शुगर क्या है और फॉस्फोरिक एसिड क्या है, फॉस्फोरस, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जिसको भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में नाइट्रोजनस बेसिस क्या है, तो इसको जरा ध्यान से देखना है नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में। इसको हम नाइट्रोजनस बेसिस क्यों कहते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस, बी अटेंटिव और एकदम अच्छे से समझिए। एक्चुअली दे आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन कंपाउंड होते हैं, नाइट्रोजन एंड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ये। आप ऐसे लिख सकते हो, दे आर द नाइट्रोजन एंड कार्बन कंपाउंड, ये नाइट्रोजन एंड कार्बन कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक्चुअली नाइट्रोजनस बेसिस दो तरीके के होते हैं। एक क्या होते हैं, प्यूरीन्स, ठीक, और एक होते हैं पायरिमिडीन्स या पिरिमिडीन्स कह लीजिए, प्यूरीन्स कह लीजिए और पिरिमिडीन्स कह लीजिए, ओके। अब ये जो प्यूरीन्स हैं इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है एडेनिन और ग्वानिन। जो पिरिमिडीन्स है इसमें आता है साइटोसिन, थाइमिन और यूरैसिल, ओके। वन बाय वन देखिए जरा ध्यान से, डिफरेंसेस क्या है, पहले एक एक पॉइंट समझना है। डिफरेंसेस क्या है, प्यूरीन्स आर एक्चुअली डबल मेंबर्ड रिंग, डबल मेंबर्ड रिंग। आगे मैं इनके स्ट्रक्चर भी बताऊंगी अगले लेक्चर में, अभी नहीं, अभी मुझे आज कुछ बेसिक्स क्लियर करने हैं, तो मैं ज़्यादा टाइम स्ट्रक्चर बनाने में नहीं ख़त्म करूंगी। तो आज मैं पूरा बेसिक क्लियर कर रही हूँ, कल इसके सारे के सारे स्ट्रक्चर भी बता दूंगी, ठीक है। 6 अमाइनो प्यूरिन, ठीक है, बहुत सारे नाम हैं इनके, तो मैं आगे उसको बताऊंगी। जो पिरिमिडीन्स हैं ये होते हैं सिंगल्ड डबल रिंग स्ट्रक्चर, डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर, दो रिंग पाई जाती है इनमें, और ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर। पहली चीज समझिए। दूसरी चीज समझिएगा कि ये 9 मेंबर्ड होते हैं, मतलब पूरा इसमें 9 मेंबर होते हैं, जिसमें से कि 4 नाइट्रोजन होता है और 5 कार्बन होता है, इतना जान लीजिएगा, क्योंकि हमने कहा था कि ये नाइट्रोजन और कार्बन के कंपाउंड होते हैं। ये 6 मेंबर्ड होते हैं, कैसे होते हैं, 6 मेंबर्ड होते हैं, जिसमें कि 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन होता है, 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन होता है, ठीक है। आगे देखें, नाइट्रोजन एट 1379 पोजीशन, वेरी वेरी IMP, अभी तुरंत आना चाहिए, तुरंत का तुरंत आना चाहिए, ये चीज़ है ना, एकदम नोट हो जाना चाहिए कि प्यूरीन्स में चाहे वो एडेनिन हो चाहे वो ग्वानिन हो, और एडेनिन और ग्वानिन में नाइट्रोजन किस किस पोजीशन पे है, 1 मतलब फर्स्ट पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे, 7th पोजीशन पे और 9th पोजीशन पे, ठीक है। तो प्यूरीन्स में नाइट्रोजन किस किस पोजीशन पे होता है, 1st, 3, 7 और 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है। तो ऑब्वियसली कार्बन कहाँ कहाँ होगा ये तो हमें पता है, 2nd पे होगा, 4 पे होगा, 6 पे होगा, ठीक है ना, 7 पे होगा, सॉरी उसके बाद हम कह सकते हैं 8 पे होगा। तो ऐसे ऐसे करके हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्यूरीन है उसमें नाइट्रोजन किस किस पोजीशन पे है। यहाँ पे हम देखते हैं नाइट्रोजन कहाँ होता है, एट 1 and 3rd पोजीशन। यहाँ पे क्योंकि ये 6 मेंबर ही है तो इसमें नाइट्रोजन पहले और तीसरे पोजीशन, क्योंकि देखिए
ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें जो नाइट्रोजन, इसीलिए इनको हम नाइट्रोजिनस बेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोजिनस बेसिस कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, इसके बारे में और कुछ खास बातें बता दूं कि जो प्यूरीन्स होते हैं इनका जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, जब हम कल स्ट्रक्चर बनाएंगे, इनका नॉमेनक्लेचर हम करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। और इनका नॉमेनक्लेचर हम करते हैं क्लॉकवाइज। कैसे करते हैं? क्लॉकवाइज करते हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज और इनका नॉमेनक्लेचर हम करते हैं क्लॉकवाइज। चलिए नेक्स्ट हम देखें, बॉन्ड विद प्यूरीन्स, ठीक है, एंड पेंटोस शुगर। अभी जो मैं लिख रही हूं बस उसको समझिएगा। प्यूरीन्स पेंटोस शुगर से बॉन्ड बनाते हैं, तो याद रखना कैसा बॉन्ड बनता है। फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर, ठीक है, पेंटोस शुगर का पहला कार्बन, एंड 9th नाइट्रोजन ऑफ प्यूरीन। प्यूरीन का 9वें नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है और इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या नाम देते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अभी समझ आएगा सारी चीजें, की पेशेंस, और एकदम अच्छे से समझ आएगी सारी चीजें, ठीक है। बॉन्ड यहाँ पे हम देख ले, बॉन्ड बिटवीन pyrimidines and पेंटोस शुगर, ये भी एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर एंड फर्स्ट नाइट्रोजन ऑफ pyrimidine। तो देखिए, जब शुगर से, बी अटेंटिव, शुगर से नाइट्रोजनस बेस जब बॉन्ड बनाते हैं उसको हम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। अभी हम बना के बताएंगे। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो शुगर का पहला कार्बन और प्यूरीन्स के 9वें नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बनता है, जबकि हम कह सकते हैं कि जब ये pyrimidines बॉन्ड बनाते हैं शुगर के साथ, तो शुगर का पहला कार्बन और pyrimidines का पहला नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये हम अभी डिस्कस भी करेंगे कि कैसे। ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, तो ये डबल रिंग स्ट्रक्चर में एक तो बेंजीन रिंग होती है और एक ये रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। और ये कैसी रिंग स्ट्रक्चर है? ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, ओके। तो ये 6 मेंबर हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर्ड हैं, ओके। तो यहाँ पे जब बॉन्ड बनता है शुगर और प्यूरिन के बीच में, तो 9वें नाइट्रोजन से बनता है, ठीक है, और यहाँ पे पहले नाइट्रोजन से बनता है। इतनी बात सबको समझ आ रही है? अभी कोई टेंशन नहीं लेना है कि चीजें समझ नहीं आ रही, क्योंकि डीपली क्वेश्चंस आ भी सकते हैं और क्वेश्चन आते रहे हैं यहाँ से, ओके। अब चलिए आगे देखें। ये तो प्यूरिन और pyrimidine का स्ट्रक्चर हो गया। हमें पता है कि प्यूरिन में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल है, और सॉरी, प्यूरिन में एडेनिन, ग्वानिन है, pyrimidine में साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल है। क्या क्या इनकी खास बातें हैं, कहाँ पे नाइट्रोजन कैसे कैसे किस किस पोजीशन पे, इतनी बात हमें समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं पेंटोस शुगर के बारे में देखते हैं। व्हाट इज द पेंटोस शुगर? अब अगला हमारा जो पेंटोस शुगर एक्चुअली में ये क्या है भाई? शुगर हम पढ़ा चुके हैं। शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो हमने आपको पढ़ाया हुआ है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? हमें पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, जहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो कितना होना चाहिए? 1:1 होना चाहिए। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। 1 मिनट। हाँ, तो मैंने क्या कहा था कि ये क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में भी ये क्या है? मोनोसैकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट पढ़िए, वहां पे मैंने बताया है ये मोनोसैकेराइड्स हैं। और अब देखिए, ये दो तरीके के होते हैं। पेंटोस शुगर दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। अच्छा, नाम मैंने पेंटोज लिखा है,
तो मैंने कार्बोहाइड्रेट पढ़ाते टाइम आपको बताया था कि जो नाम में जो पेंटोज आ रहा है, हेक्सोज आ रहा है, वो कार्बन के नंबर को इंडिकेट करता है ना। तो जैसे पेंटोज है तो हम कह देंगे कि यहाँ पे कार्बन 5 है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 10 और ऑक्सीजन 5, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:1 होता है। कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन यहाँ भी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब देखिए जो पेंटोज शुगर है, इस पेंटोज शुगर में पहला तो डिऑक्सीराइबोज शुगर है और दूसरा क्या है, राइबोज शुगर। ओके, राइबोज शुगर। अब हम देख लें कि डिऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर में अंतर क्या है। अगर हम इसका, ये कहाँ पाया जाता है, इन डीएनए। जब हम डीएनए बनाएंगे ना तो उसमें ये वाला शुगर होगा और ये वाला शुगर होता है इन आरएनए। ऐसा क्यों, ये डिफरेंशिएशन क्यों, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना दें, पहले राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो राइबोज शुगर का फॉर्मूला होता है C5H10O5, ठीक। लेकिन डिऑक्सीराइबोज शुगर का फॉर्मूला होता है C5H10O4। एक ऑक्सीजन का डिफरेंस आ जाता है, एक ऑक्सीजन का डिफरेंस आ जाता है डिऑक्सीराइबोज शुगर में, और यही इसको बेस्ट जेनेटिक मटेरियल बना देता है। आगे देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए डीएनए, अगर मैं इस राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर बनाऊं तो एक इस तरीके का रिंग स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाया हुआ था। अब देखिए, याद करिएगा, यहाँ पे HOH, ये कौन सा कार्बन है, कार्बन नंबर 1। यहाँ पे HOH कार्बन नंबर 2, यहाँ पे HOH, ये कार्बन नंबर 3 है, ये सेकेंड है। ये कार्बन नंबर 4 है, H है, और ये कार्बन 5 है, CH2OH, ये कार्बन 5 है। तो 5 कार्बन हो गए। ऑक्सीजन देखिए कितना है, 1 2 3 4 5, 5 ऑक्सीजन है। और उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कहाँ गया, हाँ 10 हो गया ना। हाइड्रोजन भी कितना है, 10 हो गया। अब जरा ध्यान से देखना है इस बात को, ये क्या है, नंबरिंग अगर हम कर दें, कार्बन की नंबरिंग कर दें, तो ये कार्बन 1 हो गया, ओके, ये कार्बन सेकेंड हो गया, ये कार्बन थर्ड हो गया, ये कार्बन 4 हो गया, ये कार्बन 5 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 हो गया। अब क्या है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, डिऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर देखें, तो डिऑक्सीराइबोज शुगर में क्या होता है, सेम सारी चीजें वही होती हैं, एक ऑक्सीजन का डिफरेंस आ जाता है भाई। कहाँ पे, ये कार्बन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन OH, ठीक। और यहाँ पे जरा ध्यान से देखना है, बी अटेंटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन के ये जो OH है ना, वो रिप्लेस हो जाता है हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन ही रहेगा, ठीक है। फिर देखिए बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहता है। ये कार्बन थर्ड हो गया, ये कार्बन 4 हो गया, कार्बन 4 में ये हो गया, ठीक। उसके बाद ये क्या है, CH2OH, ये कार्बन 5। अब बताइए, एक ऑक्सीजन, पहली बात तो पहला क्वेश्चन, ये डिफरेंस कहाँ पे है, डिऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर में डिफरेंस कहाँ है, तो कार्बन नंबर 2 पे। मैं आपको बताऊंगी आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के बारे में, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के बारे में मैं आपको बताऊंगी, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के बारे में बताएंगे जब हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ में भी ये बात बताऊंगी और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में भी ये बात बताऊंगी मैं, कि जिस वक्त ओपेरिन हेल्डेन ने अपना ओरिजिन केमिकल इवोल्यूशन का थियरी प्रपोज किया था, तो उन्होंने बताया था कि सबसे पहले जो जेनेटिक मटेरियल था उस वक्त तो आरएनए ही था। पहले आरएनए आया है, ये बात याद रखना है आपको, पहले क्या आया है, आरएनए। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल एट दैट टाइम। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल तो था, लेकिन आरएनए वाज लेस स्टेबल, आरएनए लेस स्टेबल है। व्हाई, क्यों, क्योंकि उसके पास ये एक OH रिएक्टिव, OH फ्री है। हम आगे जब हम आरएनए बनाएंगे ना इसी से, एक तो ये तो क्या हो गया, एक राइबोज शुगर हो गया, ठीक है। अब हम जब इसी से आरएनए बनाएंगे तो हम देखेंगे कि इसका ये OH भी यूज में आ जाएगा, बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो जाएगा, ये OH भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो जाएगा, ये OH भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो जाएगा। तो ये 3 OH तो खत्म हो जाएंगे इसके, लेकिन ये OH फ्री बचा रहता है।
और आपको पता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज वेरी रिएक्टिव ग्रुप, और जहां पे भी कोई रिएक्टिव ग्रुप प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन जब हम डीएनए बनाएंगे तो ये OH भी बॉन्ड में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर जाएगा, ये OH फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर जाएगा, ये OH फास्फो एनहाइड्राइड या फास्फोएस्टर बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर जाएगा। अब इसके पास तो कोई OH फ्री नहीं है ना, डीएनए के पास तो कोई OH फ्री नहीं रहेगा, क्योंकि OH रिप्लेस हो चुका है, आरएनए से ही डीएनए बना है, आरएनए से ही डीएनए बना है, तो OH यहाँ रिप्लेस हो जाता है H से। तो डीएनए के पास कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके पास कोई रिएक्टिव ग्रुप नहीं है। सो डीएनए इज मोस्ट स्टेबल या मोर स्टेबल देन यू कैन से आरएनए। आरएनए लेस स्टेबल क्यों है? क्योंकि आरएनए जब हम बनाएंगे, अभी आप देखिएगा तो वहां पे एक OH रिएक्टिव ग्रुप फ्री रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से आरएनए लेस स्टेबल है। तो आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। एक ऐसा वक्त था जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था, उस वक्त आरएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, बट द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ आरएनए वाज टेकन बाय डीएनए। धीरे धीरे आरएनए के जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी हैंडओवर कर दी गई डीएनए को। उसका रीजन यही था कि आरएनए ज्यादा मतलब रिएक्टिव है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ फ्री OH ग्रुप। ये फ्री OH ग्रुप की वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव है। एम आई क्लियर विद दिस? और अभी और भी एक बात बताऊंगी मैं आपको कि डीएनए और आरएनए में एक और चीज आपको समझ आएगा, यूरेसिल। डीएनए में थाइमीन है और आरएनए में यूरेसिल है, ठीक है। और पहले यूरेसिल आया, याद रखिएगा, पहले यूरेसिल आया, पहले 4 ही नाइट्रोजिनस बेस थे, पहले 4 ही नाइट्रोजिनस बेस थे। पहली चीज देखिए, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, क्योंकि पहले आरएनए था। लेकिन इस यूरेसिल के 5वें पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर दोगे ना अगर आप, ठीक है, मिथाइल ग्रुप ऐड कर दोगे तो हम कहेंगे ये 5 मिथाइल यूरेसिल हो गया, 5 मिथाइल यूरेसिल, और यही बन गया थाइमीन। तो थाइमीन बना किससे? यूरेसिल से। जब थाइमीन मतलब जब आरएनए से डीएनए बना है, कैसे? 2 चीज याद रखना है आपको, आरएनए से डीएनए बना है, कैसे बना है? पहली चीज OH, सेकेंड OH इज रिप्लेस्ड विद H, ठीक है, सेकेंड OH इज रिप्लेस्ड विद H, ये रिप्लेस हो गया। एंड सेकेंड वन यूरेसिल के 5वें पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया गया तो वो थाइमीन बन गया, तब वो यूरेसिल इज कन्वर्टेड इनटू थाइमीन। तो याद रखना, पहले यूरेसिल था, बाद में थाइमीन बना। अब आप सोचोगे क्या जरूरत थी इसको थाइमीन बनाने की, है ना? अरे आपने कभी केमिस्ट्री पढ़ा है, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है, प्लस आई इफेक्ट पढ़ा है, तो आपको पता है ये मिथाइल ग्रुप इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, डीएनए को एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू मिथाइल ग्रुप इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो हमेशा याद रखना, ये नाम बहुत तेजी से आते हैं एग्जाम में, 5 मिथाइल यूरेसिल को ही थाइमीन कहते हैं। तो पहले यूरेसिल था, यूरेसिल के 5वें कार्बन से मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया गया तो वो थाइमीन बन गया। एम आई क्लियर? यहां तक तो समझ में आ रहा होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अब देखिए ये है, ये शुगर हमारा, ये डिऑक्सीराइबोज हो गया और ये राइबोज हो गया। तो हमें पता है कि एक ऑक्सीजन का डिफरेंस आया डीएनए में, है ना, और आरएनए में, हम सॉरी डिऑक्सीराइबोज शुगर में, और कहाँ पे है दोनों में डिफरेंस? सेकेंड कार्बन पे है। तो हम कह देंगे कि डिफरेंस बिटवीन deoxyribose and ribose sugar occurs at सेकेंड कार्बन, ठीक है। किस पे होता है? सेकेंड कार्बन। बाकी आपको तो पता ही है कि सेकेंड कार्बन पे क्या डिफरेंस है। सॉरी आगे चलें। तो ये हो गया पेंटोज शुगर। अब इसके बाद अब हम देख लें जरा कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बना। अब हाँ, एक तीसरा और भी है ना, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, तो फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना दें हम। फॉस्फोरिक एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर बना देंगे तो ये हो जाएगा आपका, ऐसे भी लिख सकते हैं आप कुछ, देखिए यही है ना स्ट्रक्चर, 5 बॉन्ड होने चाहिए, हाँ बिल्कुल।
तो ये हो गया आपका फॉस्फोरिक एसिड। 3 चीज हमने बता दिया। अब जो बेसिक कंपोनेंट है एक न्यूक्लियोटाइड के, उनके 3 चीज हमने बता दिए। अब हमें याद रखना है कि मान लीजिए 1 मिनट, अब हमें एक न्यूक्लियोटाइड बनाना है। तो अब यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे बॉन्ड अरेंज। अब यहाँ इसके बाद या हम यहाँ लिख दें, चलिए, बॉन्ड अरेंजमेंट ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड में हम देखेंगे कि किस तरीके से बॉन्ड अरेंजमेंट होता है। न्यूक्लियोटाइड पहले लिख लें, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड। मैं पुलर लिख दे रही हूँ, फॉस्फोरिक एसिड, है ना। यहाँ तक हो गया। अब याद रखिएगा कि सबसे एक चीज मैं पहले लिख दूं कि बीच में जो बैकबोन होता है वो होता है पेंटोज शुगर। क्या है? पेंटोज शुगर। और पेंटोज शुगर से इधर बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजनस बेस, और पेंटोज शुगर से ही बॉन्ड बनाता है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है। और याद रखिएगा कि यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और यहाँ पे डायरेक्ट जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या नाम देते हैं? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ रही है? ओके, आगे चलें, सारा बॉन्ड बना के देखते हैं हम लोग। अब मान लीजिए हमने पेंटोज शुगर ले लिया, एक पेंटोज शुगर ले लिया, देखिए। और हमेशा याद रखिएगा, एक नोट करके एक चीज़ जरूर लिख लीजिएगा कि जब हम जो न्यूक्लिक एसिड में जो पेंटोज शुगर होता है, ऑलवेज इन बीटा फॉर्म। किसमें होता है? बीटा फॉर्म। मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाते टाइम बताया भी था कि अल्फा फॉर्म ऑफ शुगर और बीटा फॉर्म ऑफ शुगर में क्या डिफरेंस है। हमने कहा था ना कि व्हेन OH, ये मान लीजिए मैंने शुगर बना दिया, जरा ध्यान से देखिए, अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ शुगर को मैंने फिर से एक बार बता दे रही हूँ। मैंने कहा था कि जब OH बिलो द प्लेन हो, बिलो द प्लेन, या आप कह लो कि मैंने दूसरा भी तरीका बताया था कि जब OH और CH2OH ये दोनों एक प्लेन में ना हो तो इसको हम कहते हैं अल्फा फॉर्म, अल्फा शुगर कहते हैं। या सिंपल सी बात है, OH बिलो द प्लेन हो तो अल्फा कहेंगे, और OH अबव द प्लेन हो, OH अबव द प्लेन हो, पहले कार्बन का है, पहले कार्बन की बात कर रही हूं। पहला कार्बन हमने बताया भी था, क्या कहते हैं इसको? एनोमेरिक कार्बन। ईपीमर, एनोमर पढ़ाया ना। तो पहले कार्बन का OH अगर बिलो द प्लेन है तो हम उसको अल्फा फॉर्म ऑफ शुगर कहते हैं। पहले कार्बन का OH अगर एबव द प्लेन है तो उसको हम बीटा फॉर्म ऑफ शुगर कहते हैं। इतनी बात सबको समझ आ रही है? तो हालांकि देखिए, नेचर की क्रिएटिविटी ऐसी है कि हमेशा पेंटोज शुगर जो न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है वो बीटा फॉर्म में होता है। मतलब OH एबव द प्लेन है। OH कहाँ पे है? OH एबव द प्लेन है। ये बात याद आ गई है? यहाँ तक एकदम कंफर्म होना चाहिए सारी चीज़ें। एक एक चीज़ कंफर्म होगी तभी चीज़ें समझ आएंगी। ओके, आगे चलें, आगे चलते। देखिए, अब ये स्ट्रक्चर बनाते हैं कैसे एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमने कहा कि आप क्या करो कि एक ले लो यहाँ पे पेंटोज शुगर। हम अब सारा स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, बस हमने बता दिया कि पेंटोज शुगर का हमने ये पहला कार्बन बनाना है मुझे। पहले कार्बन पे OH हम ऊपर लेंगे ना, वेरी गुड, ओके, और H नीचे लेंगे, ये पहला कार्बन है। दूसरा कार्बन पे हम कुछ नहीं ले रहे हैं, HOH कुछ भी हो सकता है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख ही दूँ, पहले H भी है, OH भी है। तो अगर H है तो डिऑक्सी राइबोज शुगर होगा, OH है तो राइबोज शुगर होगा। तीसरे कार्बन पे OH यहाँ है, ठीक है, जस्ट इमेजिन। चौथे कार्बन पे यहाँ है, फिर यहाँ पे क्या है? CH2OH। ओके, ये कौन सा कार्बन है? ये 5वां है। ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, और ये 5वां कार्बन। एक हमारे पास ये हो गया क्या? दिस इज व्हाट द पेंटोज शुगर। तो पहले मैं लिख दूं, ये पेंटोज शुगर है। क्या है? पेंटोज शुगर है। कोई भी शुगर हो सकता है, डिऑक्सी राइबोज या राइबोज। अगर हमें डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो डिऑक्सी राइबोज शुगर होगा। अगर हमें राइबो न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो राइबोज शुगर होगा। न्यूक्लियोटाइड दो तरीके के होते हैं, क्या क्या? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड और राइबो न्यूक्लियोटाइड।
ऐसे न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए बनाते हैं डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, ऐसे न्यूक्लियोटाइड जो आरएनए बनाते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट अब क्या करने वाले हैं हम, अब हम करने वाले हैं कि यहाँ पे हम कोई एक, ये पहले कार्बन से ही नाइट्रोजनस बेसिस जुड़ता है, तो पेंटोज शुगर बीच में, और पेंटोज शुगर के पहले कार्बन से नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, और नाइट्रोजनस बेस की जो बॉन्डिंग है वो इससे होती है। यहाँ से क्या जुड़ गया, ये नाइट्रोजन OH, OH इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रोजनस बेस, तो हम कहेंगे कि यहाँ से क्या जुड़ जाता है, नाइट्रोजनस बेस। तो हम कहेंगे कि नाइट्रोजनस बेस किसको रिप्लेस कर देता है, OH, तो एक OH तो चला गया। अब ये नाइट्रोजनस बेस क्या हो सकता है, प्यूरीन भी हो सकता है और पिरिमिडीन भी हो सकता है। याद रखना अगर प्यूरीन है तो प्यूरीन का 9th नाइट्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, किसके साथ, इसके साथ, कार्बन नंबर 1 के साथ प्यूरीन का 9th नाइट्रोजन, और पिरिमिडीन का 1st नाइट्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। और ये पूरा बॉन्ड यहां से यहां तक, मतलब शुगर का कार्बन 1 और प्यूरीन का 9th नाइट्रोजन, पिरिमिडीन का 1st नाइट्रोजन, ठीक है। ये याद होना चाहिए। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि बताओ भाई पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो आप कहोगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। अब एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमें पता चल गया। अगर ये प्यूरीन है, मैं लिख भी दे रही हूं एकदम एकदम स्पष्ट, इफ प्यूरीन है और इफ पिरिमिडीन है, तो प्यूरीन है तो 1st कार्बन 9th नाइट्रोजन, ठीक, शुगर का 1st कार्बन, प्यूरीन का 9th नाइट्रोजन, 1st कार्बन 1st नाइट्रोजन, 1st कार्बन 1st नाइट्रोजन, ओके। अब एक बात बताओ आप मुझे कि ये रिजल्टेंट स्ट्रक्चर क्या बन गया, ये यहां से लेके यहां तक ये स्ट्रक्चर बन गया न्यूक्लियोसाइड। क्या बन गया, ये पूरा न्यूक्लियोसाइड बन गया ना, ठीक है, क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड। क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होते हैं, तो हमें पता है न्यूक्लियोसाइड में होता है नाइट्रोजनस बेस प्लस व्हाट, पेंटोज शुगर। तो आपसे किसी ने पूछा कि न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए किस बॉन्ड की जरूरत है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो यहां तो हो गया न्यूक्लियोसाइड। मान लीजिए कि अगर ये यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस है वो एडिनिन है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एडिनोसिन। क्या कहेंगे, एडिनोसिन। अगर वो ग्वानिन है तो ग्वानोसिन। तो ग्वानोसिन क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। एडिनोसिन क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। साइटिडीन क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। यूरिडीन क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। तो ये सब हम आगे भी देखेंगे। तो एक तो न्यूक्लियोसाइड तो बन गया। अब हम आते हैं किसके बारे में डिस्कस करें, न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए अब हमें क्या चाहिए, फॉस्फोरिक एसिड चाहिए। किससे बनेगा फॉस्फोरिक एसिड, देखिए पेंटोज शुगर बीच में है, इधर हमने लगा दिया क्या, नाइट्रोजनस बेस, और इधर अब हम लगाने वाले हैं क्या, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड हम यहां लिख दें, ओके, एक यहां पे OH कर दे, एक फॉस्फोरिक एसिड। आप बताओ न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए कितने मैक्सिमम फॉस्फोरिक एसिड ले सकते हो आप, 3 ना, जैसे आप कहते हो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहते हो ना, तो मैक्सिमम कितने फॉस्फोरस ले सकते हैं हम, 3 ले सकते हैं। अभी हमने 1 लिया है, जब हम 1 लेंगे तो क्या होगा, अब बताओ ये 5वें कार्बन है ना, ये 5वें कार्बन से जुड़ेगा, ये शुगर के 5वें कार्बन से फॉस्फोरस की बॉन्डिंग होगी, तो यहां से निकल जाएगा आपका ये एक हाइड्रोजन, अरे एक वाटर, कंडेंसेशन हो गया, वाटर निकल गया, ओके। तो अब ये रिजल्टेंट स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये रिजल्टेंट स्ट्रक्चर हो गया, इसके बीच जो अब बॉन्ड बनाना, ये वाला बॉन्ड, तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या नाम दे दिया, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। वेरी वेरी IMP। आप बताओ कि अब हम कह देंगे कि अब ये स्ट्रक्चर यहां से यहां तक अगर हम ले लें तो अब तो ये न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि हमने फॉस्फोरस जोड़ दिया। लेकिन ये मोनोन्यूक्लियोटाइड है, अभी एक ही फॉस्फोरस जोड़ा,
एक और फास्फोरस जोड़ देंगे तो वो डाई न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, एक और फास्फोरस जोड़ देंगे तो वो ट्राई न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। तो अगर एक और फास्फोरस जुड़ा यहाँ पे, ठीक है, एक और फास्फोरस, अब मैं पूरा नहीं बना रही हूँ, हालांकि ऐसे ही बनेगा, एक और फास्फोरस जुड़ा, एक और, मैक्सिमम 3, ठीक है। तो अब जो ये दो लास्ट के 2 बॉन्ड हैं, लास्ट के ये जो 2 बॉन्ड होते हैं, इन दोनों बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, फॉस्फो एनहाइड्राइड bond, very IMP, and this is the very high energy bond. इसी बॉन्ड में सारी एनर्जी स्टोर है। जैसे हम कहते हैं ना, यही 2 ऐसे बॉन्ड हैं जिनके टूटने से हमें एनर्जी मिलती है। एटीपी कह लिया, सपोज करो, जस्ट इमेजिन प्लीज, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड इज वेरी हाई एनर्जी बॉन्ड, और इन्हीं के टूटने से हमें एनर्जी मिलती है। हमने एटीपी का बनना आपको बताया भी एकदम डिटेल में, क्या, कौन सा मैकेनिज्म, केमी ऑस्मोसिस मैकेनिज्म, ठीक है, हमने कहा था ना एटीपी कैसे बनता है। लेकिन जस्ट आप बताओ यहाँ पे कि मान लीजिए ये है आपका पेंटोज शुगर, और यहाँ मान लीजिए कि प्यूरिन की जगह एडेनिन है, तो ये एडिनोसिन हो गया। एक फॉस्फोरस जोड़ा तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फोरस जोड़ा तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक और जोड़ा तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हो गया ना, 3 फॉस्फेट हो गया। आप कितने बॉन्ड तोड़ सकते हो इसके? केवल 2 ही बॉन्ड तो तोड़ सकते हो। हम कहते हैं भाई देखिए एटीपी है से एडीपी बन गया, हम कहते हैं ना, और ये फास्फोरस रिलीज हो गया, तो एक बॉन्ड टूट गया, यही हाई एनर्जी बॉन्ड टूटता है। फिर एडीपी से एएमपी बन गया, लेकिन क्या ये एमपी फिर टूटता है? क्या एमपी टूटता है? ये वाला स्ट्रक्चर टूटता है? नहीं। आप बस यही 2 बॉन्ड तोड़ सकते हो, दैट जो कि हाई एनर्जी बॉन्ड है, जिसको हम फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। तो ये चीज आपके दिमाग में एकदम अच्छे से होनी चाहिए। अब ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया? एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमने आपको यही बताया है कि यहाँ एक और फॉस्फोरस अगर हम जोड़ दें, यहाँ एक और फॉस्फोरस जोड़ दें, तो ये जो 2 बॉन्ड है ये फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है, यही है ना, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। तो एक न्यूक्लियोटाइड में इतने सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं। हालांकि हम एक फॉस्फोरस तक भी इसको न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं, एक फॉस्फोरस तक भी हम इसको मोनोन्यूक्लियोटाइड कहेंगे, एक और आ जाएगा डाई न्यूक्लियोटाइड, एक और आ जाएगा ट्राई न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड में बॉन्ड अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सारी चीजें एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि आपका जो पेंटोज शुगर है वही बीच में है और ये किस तरीके से बॉन्ड बनाता है। यहाँ तक तो सबको समझ आ चुका होगा, ठीक है। आगे चलेंगे, अभी इसको देखेंगे और डिटेल में। ठीक है, आगे चलते हैं, अब समझते हैं। अब देखिए जरा, एक न्यूक्लियोटाइड में कैसे कैसे बॉन्ड अरेंजमेंट हुआ, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब हम आते हैं एक और, हमने कहा कि न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड्स हम कह दें कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीमर ऑफ, अब हम न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर बनाएंगे, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स, जिसको हम क्या कह सकते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या कह लें? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते मतलब अब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ेगा, है ना। अब देखिए, जैसे मैंने एक न्यूक्लियोटाइड बनाया, जस्ट इमेजिन, तो आप कहेंगे न्यूक्लियोटाइड्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, या आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसे सिंपल भाषा में लिख लीजिए, बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स आर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ओके, क्या कहते हैं? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब जरा ध्यान से देखिए, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में कैसे बॉन्ड बनता है।
एक न्यूक्लियोटाइड हमारा ये था, जस्ट इमेजिन ये हमारा पेंटोज शुगर है। ओके, पेंटोज शुगर का ये तीसरा कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, मान लीजिए ये राइबोज है या डीऑक्सीराइबोज है। ठीक है, ये मान लीजिए कि यहाँ से हमारा नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है, यहाँ से हमारा पहले शुगर से शुगर के पहले कार्बन से क्या जुड़ा है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है। पांचवा हमारा यहाँ पे पांचवें कार्बन से हम कह दें कि जो पांचवें कार्बन से हमारा फॉस्फेट जुड़ा है, यही ना? अरे कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, पांचवें कार्बन से क्या जुड़ा है, फास्फेट या फास्फोरस जुड़ा है। ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड। अब मैं एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, डरना नहीं है कि ये क्या लिख दिया मैम ने। अब एक और न्यूक्लियोटाइड बना दूं, देखिए जरा ध्यान से, एक और न्यूक्लियोटाइड बना दूं, यहाँ पे कैसे बॉन्डिंग होगी ये देख लेते हैं। जब हमने एक और न्यूक्लियोटाइड बनाया तो ये तो नाइट्रोजनस बेस पहले कार्बन से जुड़ा है, पांचवें से पांचवें कार्बन, ये कार्बन है यहाँ पे, ठीक, कार्बन को मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई टेंशन। चलिए इसको ऐसे लिख दे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2OP, एक ही लिखा बस मैंने, ये भी है CH2OP। तो P क्या खाली है, इसके पास OH ग्रुप भी तो है ना, इसके पास क्या है, OH ग्रुप है, ये इसका OH, इसका H या OH कुछ भी ऐसे। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड, जब दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो पहले न्यूक्लियोटाइड का थर्ड कार्बन, पहले न्यूक्लियोटाइड का थर्ड कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का पांचवा कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है। तो हम कहेंगे कि इनके बीच में बॉन्डिंग हुई, तो यहां से निकल गया आपका, यहां से निकल गया ये OH, मैं ऐसे लिख दूं, यहां से निकल गया हमारा वाटर, वाटर निकल गया, कंडेंसेशन की प्रोसेस हुई, वाटर निकल गया। तो अब इसके और इसके बीच में बॉन्डिंग हुई, इसके और इसके, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्डिंग हुई, तो क्या हुआ, अब आप देखेंगे ये जो बॉन्ड बना, पहले शुगर या पहले न्यूक्लियोटाइड, आप पहला शुगर भी कह सकते हैं, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का जो थर्ड कार्बन है और सेकेंड न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन के बीच बॉन्डिंग हुई है ना। उल्टा नहीं कर देना, फर्स्ट का फिफ्थ और सेकेंड का थर्ड एकदम उल्टा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का थर्ड कार्बन सेकेंड न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हुई, कंडेंसेशन की प्रोसेस हुई, वाटर रिमूव हो गया, और ये जो जब दो, अब इनके बीच जो बॉन्ड बन जाएगा, इस बॉन्ड को हम कहेंगे फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड। तो व्हाट इज द फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड, तो आप कहेंगे दिस इज इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसको हम लिखते हैं 3' to 5', 3' to 5' लिखते हैं फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड का डायरेक्शन। मतलब बॉन्ड बिटवीन क्या, बॉन्ड बिटवीन थर्ड कार्बन ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड and fifth carbon of second nucleotide, यही है फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड। तो इस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे जुड़ते चले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड, अब कैसे बना, सपोज करिए कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा, कैसे बॉन्ड बन रहा है, याद है ना। अब जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उसका क्या फ्री है, यहां बताओ कौन सा कार्बन फ्री है, हम कार्बन के नंबर पे चलेंगे, पांचवा कार्बन फ्री है, तो हम कहेंगे इसका पांचवा कार्बन फ्री है और उसपे फॉस्फेट ग्रुप भी फ्री है ना। और जो आखिरी बचेगा उसका थर्ड कार्बन फ्री रहेगा, उस पे OH रहेगा, यही तो आएगा ना। देखिए एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे मैं बना रही हूं। तो पहले न्यूक्लियोटाइड का पांचवा कार्बन फ्री है जिसपे फॉस्फेट है या फास्फोरस है, लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड का यही तीसरा OH तो फ्री रहेगा ना। क्या फ्री रहेगा, तीसरा OH। अगर मान लीजिए चलिए मैं इसको मिटा के, ये DNA है, अगर मान लीजिए DNA तो यहाँ हाइड्रोजन होगा, ये DNA है तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, है ना। तो इस तरीके से एक स्ट्रैंड बन गया, इस स्ट्रैंड को हम क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो स्ट्रैंड बना है उसका हम कहेंगे ये पोलैरिटी शो करता है। क्या शो करता है, पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब एक स्ट्रैंड हम ऐसे लिखते हैं, जब हम DNA लिखते हैं तो क्या लिखते हैं,
डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, तो हम कहेंगे एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। इसका मतलब आज समझ आया होगा आपको कि 5 टू 3 प्राइम का मतलब ये है कि पहले का 5वां कार्बन फ्री होता है ना। मतलब यहाँ पे 5वां और इस पे फॉस्फेट है और इस पे क्या है, OH है ना। तो डीएनए में ऐसे 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं और दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब अपोजिट है। तो डीएनए में ऐसे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, एक का डायरेक्शन 5 to 3 है, दूसरे का 3 to 5 है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, समझेंगे आगे इसे और डिटेल समझेंगे। तो हम कह देंगे कि बताइए न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कैसा बॉन्ड है। हमें तो पता चला कि न्यूक्लियोटाइड के जो कंपोनेंट हैं उनके बीच में क्या क्या बॉन्ड है, तो ये हमने अभी पीछे देखा था कि शुगर के साथ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, फॉस्फोरस के साथ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। लेकिन बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स, यू कैन से न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन से बॉन्ड है, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ा हुआ है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहाँ बनता है, पहले न्यूक्लियोटाइड का 3rd कार्बन और नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का 5th कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है। इसलिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का डायरेक्शन क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, मतलब 3 to 5। इसको 5 to इससे नहीं जोड़ना है, 5 to 3 से नहीं जोड़ना है, यहाँ पे 3 to 5 है। और ये जो एक स्ट्रैंड बनता चला जाएगा उस पे पहले न्यूक्लियोटाइड का 5वां फॉस्फोर 5वां कार्बन फ्री होगा और लास्ट न्यूक्लियोटाइड का ये फ्री होगा। तो हम कहेंगे भाई कि ये क्या है, ये हम कह देंगे कि एक स्ट्रैंड बन गया 5 to 3 और दूसरा फिर इसके एंटी पैरेलल होगा 3 to 5 बनेगा। अब जस्ट इमेजिन करिए कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि क्यों आरएनए तो पहले जेनेटिक मटेरियल था लेकिन उसके जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी को हैंडओवर कर दिया गया डीएनए को। ऐसा क्यों? क्योंकि आरएनए लेस स्टेबल है, हाईली रिएक्टिव है। अब जरा जस्ट इमेजिन करिए कि हमने डीएनए का एक स्ट्रैंड बना दिया। डीएनए का जब हमने एक स्ट्रैंड बनाया तो इसके पास रिएक्टिव ग्रुप क्या क्या थे, OH था। एक OH नाइट्रोजनस बेस से रिप्लेस हो गया, ये OH फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लिया, ये OH भी फॉस्फोरस से रिप्लेस हो गया। तो क्या इस पूरे जब हम डीएनए बनाएंगे तो क्या कहीं पे भी OH फ्री रहेगा पूरे कंपोनेंट में एक्सेप्ट लास्ट वन के अलावा क्या कहीं पे पूरे मॉलिक्यूल में OH फ्री है? नहीं है। Am I clear with this? लेकिन अगर मैं यही आरएनए बनाना चाहूं तो अब ये OH की जगह H की जगह OH रहेगा। तो हम कहेंगे कि कुछ भी कर लेंगे लेकिन हर जगह हर एक न्यूक्लियोटाइड में एक OH फ्री रहेगा ना। तो इस वजह से आरएनए में एक रिएक्टिव ग्रुप हमेशा फ्री रहेगा जिसको हम कहेंगे OH। ठीक है, इस वजह से वो अब हाईली रिएक्टिव है भाई। हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अनस्टेबल होते ही हैं। इसलिए आरएनए जो है ना ड्यू टू द फ्री OH ग्रुप, 2nd प्राइम OH ग्रुप जो होता है उसकी वजह से वो हाईली रिएक्टिव है, इसलिए वो लेस स्टेबल है। तो आई होप कि आपको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। अब चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पे लगाने के लिए। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ DNA, या ऐसे लिखिए, इफ अ डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल हैव 2000 बेस पेयर्स, कितने हैं? 2000 बेस पेयर्स, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या होगा? जल्दी से बताइए। नंबर ऑफ, आपका क्वेश्चन लगना चाहिए, हम तो यहाँ लगा रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं कि आप लगा रहे हो क्या। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बताइए। कह रहा है कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जिसमें 2000 बेस पेयर है। ठीक है, कभी भी याद रखिएगा जब हम आरएनए को रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए अगर मैं डीएनए और आरएनए की बात करूं, मैंने कहा था कि आज का मेरा लेक्चर इंट्रोडक्शन होगा, तो डीएनए मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा? नॉट ऑल डीएनए आर डबल स्ट्रैंडेड, देयर आर लॉट्स ऑफ डीएनए, जो मैं आगे बताऊंगी आपको कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होते हैं। तो मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड है ना, और मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड है, तो मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड। आरएनए मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, है ओके।
इसलिए हम डीएनए का जब भी हम न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बेस पेयर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और आरएनए को हम न्यूक्लियोटाइड्स में रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों बेस पेयर? क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग हो जाती है ना, एक बेस दूसरा बेस, तो एक बेस दूसरा बेस ऐसे करके पेयरिंग, तो इसको हम बेस पेयर में। जब भी हम डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बेस पेयर्स लिखते हैं। जब भी हम सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर लिखते हैं, आप कभी नहीं लिखोगे कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में 2000 बेस पेयर्स हैं, गलत है। 2000 न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, एक ही स्ट्रैंड है ना, तो बस न्यूक्लियोटाइड होगा, पेयरिंग तो हो नहीं रही है। तो आरएनए जब सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म आपको हमेशा लिखना होगा तो आप न्यूक्लियोटाइड लिखोगे, और अगर आपको डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म को रिप्रेजेंट करना है तो आपको बेस पेयर्स लिखना है। एम आई क्लियर विद दिस? ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने क्या बताया कि अगर आपको दे दिया कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है जिसमें 2000 बेस पेयर हैं, तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि एक स्ट्रैंड में 1000 होगा और एक स्ट्रैंड में 1000 न्यूक्लियोटाइड होगा। ये 1000 न्यूक्लियोटाइड, ये 1000 न्यूक्लियोटाइड मिलके ये 2000 बेस पेयर्स बना दी। अब आप बताओ कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहाँ कितना है? अरे बिल्कुल आ गया नहीं आया? अरे एक स्ट्रैंड में कितना, जितना अरे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 न्यूक्लियोटाइड है तो 3 ही फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड हुआ ना। तो नंबर ऑफ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, नंबर ऑफ पीडी बॉन्ड कह दो, इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स -1। अब नंबर ऑफ बेस पेयर -1 नहीं कर देना है, अभी गलती कहाँ होगी बता रहे हैं। अभी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड -1 करना है, एक स्ट्रैंड का लेना है। ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ बेस पेयर -1 कर दिया तो 2000 -1 कर दिया तो 1999, ऐसा नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड -1। अब हमने कहा कि एक स्ट्रैंड में 1000 न्यूक्लियोटाइड होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 999 PDE, और एक में 1000 है तो 999 PDE हो जाएगा, है ना। तो हम कह देंगे कि ये कितना हो गया, 1998 फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एम आई क्लियर विद दिस? ओके, अब देखिए ये क्या है तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड इस तरीके से निकाल सकते हो। अगर मान लीजिए आपको ये दे दिया कि अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, अब यहाँ पे लिख लो सिंगल, ये तो पहले डबल स्ट्रैंडेड मान के चलना, अब मैं ये क्वेश्चन हटा दूं आपको। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए दे दिया, ओके, हैव या 1000 बेस पेयर, नो न्यूक्लियोटाइड, ठीक। हाउ मेनी फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड? तो आप कह दोगे, आप बताइए 1000 है तो यहाँ पे 1000 -1 मतलब 999 फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बार देख लीजिए कि कैसे हम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या है और फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहाँ से कहाँ तक बना। ठीक है, समझ आ गया होगा। आगे चले। तो हमें पता चल चुका है कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे कैसे बना, ठीक है ना। मतलब न्यूक्लियोटाइड, हमने इतना हमें पता चल चुका कि न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट्स के बीच में बॉन्ड देखा हमने, और एक और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में भी बॉन्ड देखा हमने, ठीक है। फिर स्ट्रैंड कैसे बनते हैं ये भी हमने देखा। अब हम देखते हैं जरा टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। कितने तरीके के न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स बनेंगे? सबसे पहली चीज देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं ना कि हमें पता है कि जो कॉमन न्यूक्लियो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, पहले जो ध्यान से देखिए, जैसे सबसे पहले हम ले लें एडेनिन। अब आपको पता है कि एडेनिन जो है वो दोनों में प्रेजेंट है, किसमें? या फिर मैं एक चीज आपको ऐसे बता दूं कि एडेनिन आपको पता है डीएनए में भी प्रेजेंट है, आरएनए में भी प्रेजेंट है। तो पहले मैं ये कह दूं कि जैसे अभी हमने देखा कि हमारे पास क्या है, न्यूक्लिक एसिड है ना, न्यूक्लिक एसिड। जस्ट एक चार्ट और बना लीजिएगा, आपको पढ़ने के लिए कितनी आसानी हो ना वो मैं पूरी कोशिश करती हूँ। हमें पता है कि ये न्यूक्लिक एसिड दो तरीके का हो गया, डीएनए और आरएनए। ओके, अब हम देखेंगे कि डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस क्या है और पेंटोज शुगर क्या है, ठीक। तो हम कहते हैं कि डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से आते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यही।
और पेंटोज शुगर यहाँ पे क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक डीऑक्सी पेंटोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर बता भी दिया हमने। C5H10O4 वाला है ये, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, एक ऑक्सीजन कम हो जाता है, ठीक है। और आरएनए में अगर हम बात करें नाइट्रोजनस बेसिस की, तो आरएनए में नाइट्रोजनस बेसिस और पेंटोज शुगर क्या क्या है, पेंटोज शुगर, तो हम कहेंगे कि आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन की जगह पे यूरेसिल। और हमेशा याद रखना है कौन पहले आया, यूरेसिल पहले आया, थाइमिन आया बाद में। और अभी बताया मैंने 5-मिथाइल यूरेसिल को ही थाइमिन कहते हैं। उल्टा नहीं कर देना, याद रखना कि जो आरएनए है वो पहले आया है, तो ऐसे याद आ जाएगा यूरेसिल पहले है, तो 5-मिथाइल यूरेसिल को थाइमिन कहते हैं, 5-मिथाइल थाइमिन को यूरेसिल नहीं बनाना है, ठीक है ना। मैं बार बार चीज़ों को समझती हूँ कि कहाँ पे आप गलती करते हो, क्योंकि ये गलतियाँ कभी मैंने भी करी है, तो इस वजह से मैं ये बता देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पेंटोज शुगर में यहाँ पे क्या है, राइबोज शुगर के बारे में हमें पता है कि यहाँ पे C5H10O5 है, ओके। तो ये हो गया आपका न्यूक्लिक एसिड। अब हमने टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड के बारे में डिस्कस करना है। यहाँ पे देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, ओके। अब हमें पता है कि एडेनिन, सबसे पहले हम एडेनिन को लेके चलेंगे। हम कह देंगे कि एडेनिन दोनों में है, तो एडेनिन जो है वो बॉन्ड बना सकता है किसके साथ, राइबोज के साथ भी। अब आपके दिमाग में आना चाहिए, राइबोज को बीच में रखो तुरंत से, ये डीऑक्सी राइबोज के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, मतलब ये दोनों में होगा। तो अगर एडेनिन क्या है, आपका नाइट्रोजनस बेस है, ये क्या है, शुगर है ना, और ये भी क्या है, शुगर है। कौन सा शुगर, पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाला शुगर, इसलिए इसको पेंटोज शुगर कहते हैं। ये आता है मोनोसेकेराइड में। मैंने कहा था सिंपलेस्ट शुगर इज द ट्रायोज शुगर, ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर या मोस्ट कॉम्प्लेक्स यू कैन से मोनोसेकेराइड इज द हेप्टोज शुगर, सीडो हेप्टुलेज कहा था मैंने, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई भी है। तो एडेनिन जब राइबोज से रिएक्ट करेगा तो बताइए क्या हो जाएगा, ये बन गया एडिनोसिन। अब एडिनोसिन क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड होगा, ये तो आरएनए में होगा, है ना, लेकिन ये बनाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन। ये कहाँ, ये भी न्यूक्लियोसाइड है ना, लेकिन ये डीएनए में होगा। एम आई क्लियर विद दिस। अब ये एडिनोसिन कितने फॉस्फेट से रिएक्शन, कितने फॉस्फोरस से रिएक्शन कर सकता है, एक, मैं अब फॉस्फोरस का ऐसे लिख रही हूँ, 2, 3, इससे किया तो AMP, 2 फॉस्फोरस से किया तो ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, 3 फॉस्फोरस से किया तो ATP, ये क्या हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हैं, इन तीनों को हम कह देंगे मिला के एडिनाइलिक एसिड। क्या कहते हैं, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड मिल गया ना, न्यूक्लियोसाइड में एक एसिड हमने मिला दिया, कौन सा एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, तो अब इसको हम कहते हैं एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड क्या है, ये तीनों एडिनाइलिक एसिड हैं, चाहे एमपी कह लो, चाहे एडीपी कह लो, चाहे एटीपी। और ये एडिनाइलिक एसिड क्या है, ये है न्यूक्लियोटाइड्स। ये तीनों क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है, एडिनाइलिक एसिड क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। सिमिलरली यू कैन राइट डाउन अबाउट डीऑक्सी एडिनोसिन, 1 फॉस्फोरस, 2 फॉस्फोरस, 3 फॉस्फोरस, तो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट डीएनए में, डीऑक्सी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये तीनों मिलके डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड क्या बन गया, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। और ये है अरे मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, फॉर द ईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। देखिए मैं
इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1 मिनट, इसको हम राइबो न्यूक्लियोटाइड लिख दें। है तो न्यूक्लियोटाइड ही, लेकिन ये क्योंकि राइबो लिखने से हमें पता चल गया कि ये आरएनए का है, उसका अपना हिसाब किताब अलग है, ये हम इसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड कह दें क्योंकि ये डीएनए का है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड क्योंकि ये डीएनए का अपना अलग है ना। एम आई क्लियर विद दिस? तो एडेनिन की कहानी खत्म। अभी हमें 4 और की कहानी खत्म करनी है। देखिए दूसरा क्या है, एडेनिन के बाद आ गया ग्वानिन। इट विल टेक सम टाइम बट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो कभी नहीं भूलोगे। अब ग्वानिन क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस है। आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसने इससे कौन सा बॉन्ड बनाया होगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नाइट्रोजनस बेस और एडेनिन के बीच में मतलब एडेनिन और ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है। एडेनिन का 9वां नाइट्रोजन और राइबोस शुगर का पहला कार्बन, याद है ना, याद है ना। ओके, अब हम आ जाएं ग्वानिन। ये भी अभी प्यूरिन ही है तो 9वें नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा। अब बताओ आप यहाँ पे क्या होगा, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस। राइबोस क्या है भाई, शुगर है, तो इसको हमने लिख दिया पेंटोज शुगर। ये भी शुगर है। अब मैं शुगर शुगर नहीं लिखूंगी, शुगर हो जाएगा फिर तो। देखो आप क्या है, ये ग्वानोसिन बन गया। क्या बन गया, ग्वानोसिन। ये ग्वानोसिन क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, राइबो न्यूक्लियोसाइड है, ठीक। और ये डीऑक्सी ग्वानोसिन बन गया, डीऑक्सी ग्वानोसिन बन गया। ये भी क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। एम आई क्लियर विद दिस? तो ग्वानोसिन बन गया। अब ये फिर वही कहानी इसकी, 1 फॉस्फोरस, 2 फॉस्फोरस, 3 फॉस्फोरस, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये तीनों मिला के ग्वानाइलिक एसिड। ग्वानाइलिक एसिड क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। दिस इज द राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि हम राइबो शुगर के साथ कर रहे हैं ना, तो ये आरएनए का होगा। सिमिलरली 1 फॉस्फोरस, 2 फॉस्फोरस, 3 फॉस्फोरस, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानाइलिक एसिड। अब देखिए बुक में एडिनाइलेट दिया होगा तो कंफ्यूज नहीं होना भाई, एडिनाइलिक एसिड से हाइड्रोजन निकाल दोगे तो एडिनाइलेट बन जाएगा। एसिटिक एसिड और एसीटेट में अंतर क्या है, एसिटिक एसिड और एसीटेट में अंतर तो यही है ना, ये एसिटिक एसिड है और ये एसीटेट है, यही है ना। तो इसी तरीके से एडिनाइलेट दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, ये क्या हो गया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ओके, 2 खत्म हो गए। ओके, अब हम आगे आए नेक्स्ट, देखते हैं, एक बार देख लीजिए इसको, फटाफट नोट करिए फिर आगे चलते हैं। फटाफट नोट करिए फिर आगे चलते हैं। आते ग्वानिन तक हो गया। अब क्या आएगा, साइटोसिन। अभी जो दोनों में है ना उसको लेके चलेंगे। थर्ड क्या है, साइटोसिन। साइटोसिन ये है नाइट्रोजनस बेस, ये दोनों के साथ जुड़ सकता है। राइबोस मतलब आरएनए में भी पाया जाता है और डीएनए में भी पाया जाता है। डीऑक्सी राइबोस। अच्छा, राइबोस से हुआ तो हम इसको कहेंगे साइटिडीन। ये है राइबोन्यूक्लियोसाइड और ये क्या हो जाएगा, डीऑक्सीसाइटिडीन। ये हो जाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड हो गए। एम आई क्लियर विद दिस? ओके, नेक्स्ट क्या है, अगेन दिस कैन रिएक्ट विद 1 फॉस्फोरस, 2 फॉस्फोरस, 3 फॉस्फोरस, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन डाइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, और ये तीनों क्या हो गए, साइटिडिलिक एसिड। और ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड। मतलब यू कैन से साइटिडिलेट। ओके, DYLIC है। अब ये क्या, फिर से हम ऐसे लिख दे, चलिए बना रहे हैं तो बना ही देते हैं। 1 फॉस्फोरस, 2 फॉस्फोरस, 3 फॉस्फोरस, डीऑक्सी साइटोडीन मोनोफॉस्फेट,
deoxycytidine diphosphate, deoxycytidine triphosphate, and this is what the deoxycytidilic acid. deoxyribonucleotide. तीन तो हो गया ये तीन. ओके, अब हम चौथे पे चलते हैं. जरा ध्यान से देखिए इसको. नंबर 4 यूरेसिल. क्या करें यूरेसिल का? करा दे इसको रिएक्ट किससे? राइबोस से और डिऑक्सी राइबोस से. अब कुछ किताबें इतनी महानुभाव है ना कि वो लिखते हैं ये राइबोस से रिएक्ट कराया हमने तो क्या बना? ये यूरिडीन. तो यूरिडीन क्या है? न्यूक्लियोसाइड है. लेकिन कुछ किताबें डिऑक्सी यूरिडीन दिए रहते हैं. अभी मैं बताऊंगी डिऑक्सी यूरिडीन के बारे में बताऊंगी अभी मैं. क्या ये पॉसिबल है क्या? अरे दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल. व्हाई? क्योंकि ये डीएनए में तो होता नहीं यूरेसिल. तो एक ही कॉम्बिनेशन लेके चलना है हमें. ओके, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन डाइफॉस्फेट, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट. और ये तीनों क्या हो गए? यूरिडाइलिक एसिड या यूरिडिलिक एसिड. और यूरिडिलिक एसिड क्या है? राइबोन्यूक्लियोटाइड, यूरिडाइलेट कह सकते हो. तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होगा. सिमिलरली अगर मैं थाइमीन लिख रही हूं तो क्या कराऊं? राइबोस के साथ और डिऑक्सी राइबोस के साथ. और इसीलिए मैंने कहा कुछ किताबें महानुभाव हैं कि वो थाइमिडीन लिखती हैं. थाइमिडीन विल नॉट पॉसिबल. व्हाई? भाई थाइमीन जो है ना वो आरएनए में होता नहीं है तो राइबोस से करेगा ही क्यों ये. ठीक है, तो थाइमिडीन नहीं होगा. यहाँ पे क्या होगा? डिऑक्सी थाइमिडीन. और ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड. अब ये अपना कर ले. एक फॉस्फोरस, दो फॉस्फोरस, तीन फॉस्फोरस. अरे डिऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, डिऑक्सी थाइमिडीन डाइफॉस्फेट, डिऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट. और ये सब तीनों क्या हैं? डिऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड. और ये है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड. ये है इतने टाइप के आपको कॉम्बिनेशन मिलेंगे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में. इतने टाइप के कॉम्बिनेशंस मिलने वाले हैं. किसमें? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में. एम आई क्लियर विद दिस? एक बार ध्यान से देख लीजिए. ये वाला पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे और यहाँ ये वाला पॉसिबल नहीं होगा. क्योंकि एक बार ये सारा देख लीजिए फिर आगे चलें. ठीक है, आगे चलें. चलिए देखते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट देखते हैं. अब एक हेडिंग डालेंगे, चारगाफ्स रूल. ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें. अभी हमने सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल और डीएनए की खोज किसने की, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है. लेकिन अभी कुछ एकदम बेसिक मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एकदम बेसिक क्या है चीज़ें. ठीक है, चारगाफ रूल क्या है, चारगाफ रूल क्या कहता है. अब चारगाफ रूल देखिए, ये क्या है, किसने दिया था? एरविन चारगाफ ने इसको प्रपोज किया था. एक मिनट.
किया था एरविन चारगाफ। अब एकदम याद रखना, दिस इज एप्लीकेबल टू ओनली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इन्होंने कहा कि ये रूल केवल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए एप्लीकेबल है। इन्होंने क्या बताया? पहला, कुछ चीजें इन्होंने प्रपोज करी। सबसे पहला इनका फाइंडिंग था कि किसी भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ थाइमिन। उन्होंने कहा जितना एडेनिन का परसेंट होगा उतना ही थाइमिन का परसेंटेज होगा। दूसरा, परसेंटेज ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ साइटोसिन। फिर उन्होंने क्या कहा? ये तो आपकी पहली फाइंडिंग हो गई, नंबर 1। दूसरी फाइंडिंग उनकी ये थी कि इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडिन्स, इन्होंने कहा जितना प्यूरिन के नंबर होते हैं उतना भी पिरिमिडिन्स के नंबर होते हैं। मतलब आप ऐसे कह लो कि प्यूरिन बाई पिरिमिडिन इज इक्वल टू 1। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, प्यूरिन क्या है? एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन प्लस थाइमिन। ये बात इन्होंने बताई, ठीक है। इन्होंने कहा एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन प्लस थाइमिन। इतनी बात सबको समझ आ रही है? ये इतना चीज हो गया। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि एडेनिन प्लस ग्वानिन बाई साइटोसिन प्लस थाइमिन इज इक्वल टू 1। और एक और थर्ड फाइंडिंग इनकी ये थी कि किसी भी फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज एडेनिन प्लस थाइमिन अपॉन साइटोसिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू बेस कांस्टेंट। ये क्या है? एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडिन है, मतलब एडेनिन प्लस ग्वानिन बराबर साइटोसिन प्लस थाइमिन है। लेकिन बेस कांस्टेंट के लिए यहाँ पे एडेनिन प्लस थाइमिन अपॉन साइटोसिन प्लस ग्वानिन। और इन्होंने कहा कि ये जो बेस कांस्टेंट है ये फॉर प्रोकैरियोट्स लेस देन 1 होता है। कितना होता है? लेस देन 1। और फॉर यूकैरियोट्स इट इज मोर देन 1। ये कितना होता है? 1 से ज्यादा होता है। तो यूकैरियोट के लिए ये मोर देन 1 होता है। इतनी बात सबको समझ आ रही है? चारगाफ रूल पहले समझ लीजिए, फिर मैं कुछ चीजें आपको अभी बताऊंगी। चारगाफ रूल समझ लीजिए, फिर मैं कुछ चीजें। देखिए हम ना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अच्छे से पढ़ाएंगे आपको, और डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी मैं आपको का बेस जो है वो मजबूत करना चाह रही हूँ कि चीज़ों को समझिए कैसे कैसे। आपको हमें पता है, हमें और आपको पता है कि देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, हमें और आपको पता है कि एडेनिन हमेशा पेयरिंग करता है थाइमिन के साथ, और ग्वानिन हमेशा पेयरिंग करता है साइटोसिन के साथ। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स की पेयरिंग होती है। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। इतनी बात पता है? अब मैं एक और चीज बता दूं आपको। अगर प्रोकैरियोटिक, ऐसे देखिए डीएनए के बारे में थोड़ा सा छोटा सा मैं अभी आपको बेस, मैं कह रही हूँ ना, बेस हम लोग को मजबूत करना है। फिर अभी तो बहुत डिटेल पढ़ना है, डीएनए की खोज कैसे हुई, क्या हुआ, ये सारी चीजें। प्रोकैरियोटिक डीएनए, ऐसा देखा गया है कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है और यूकैरियोटिक डीएनए, उसमें एक डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक डीएनए जीसी टाइप कहलाता है। क्या कहलाता है? जीसी टाइप डीएनए। कैसा डीएनए? जीसी टाइप डीएनए। और यूकैरियोटिक डीएनए एटी टाइप डीएनए कहलाता है। कैसा? एटी टाइप डीएनए। क्या मतलब है इनका? क्या मतलब है? एक्चुअली में प्रोकैरियोटिक डीएनए में जीसी कंटेंट इज मोर देन 80। मतलब जो जी और सी होता है, ग्वानिन और साइटोसिन 80 से ज्यादा होते हैं। और ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे 80 इज मोर देन जीसी, ये ज्यादा होते हैं। ओके, ये ज्यादा होते हैं। इसलिए प्रोकैरियोटिक डीएनए को हम जीसी टाइप कहते हैं और यूकैरियोटिक डीएनए को हम 80 टाइप ऑफ डीएनए भी कहते हैं। अब चारगाफ रूल देखिए।
चार ग्राफ रूल देखिए और उसके बाद मैं एक क्वेश्चन बता रही हूँ, उसको देखिए और उसके बाद सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक, परसेंटेज ऑफ इन अ डबल स्ट्रैंडेड अननोन डीएनए, अननोन डीएनए, अभी ये डीएनए नोन नहीं है, कोई मान लीजिए किसी को एक अननोन डीएनए मिला और वो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। अब वहां पे कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू 20। एडेनिन 20% है। कितना है? 20%। एक मिनट देखिए, क्वेश्चन मेरा ध्यान से देखिए। एडेनिन का परसेंटेज 20 है। अब ये पूछ रहा है कि पहला बताइए और दूसरा, दो चीज यहां से पूछी जा रही है, पहला बताइए और दूसरा। ये कह रहा है कि पहला क्या है कि परसेंटेज ऑफ थायमीन, साइटोसिन और ग्वानिन कितना होगा, और दूसरा पूछ रहा है कि ये प्रोकैरियोटिक डीएनए है या यूकैरियोटिक डीएनए है। ये प्रोकैरियोटिक डीएनए है या यूकैरियोटिक डीएनए। कैसे फाइंड आउट करोगे आप? कैसे फाइंड आउट करोगे? और तीसरा भी पूछ रहा है, ये तीसरा भी यहाँ पे पूछ रहा है, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितने होंगे यहाँ, और चौथा पूछ रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने होंगे। ठीक, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने हैं। मान लीजिए एक मिनट, मैं इस क्वेश्चन को ना अभी यहाँ ये दो हटा देते हैं, पहले इसको पूछते हैं फिर दो इसको आगे चल के बताते हैं। देखिए अब आप बताइए कि परसेंटेज ऑफ, अभी हमने चार ग्राफ रूल से इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है भाई चार ग्राफ रूल से परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ थायमीन। तो हम कहेंगे कि ये 20% है तो थायमीन भी कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा, है ना। थायमीन अगर 20% हो गया, एडेनिन 20% हो गया, तो बचा कितना? 60% बचा। तो 60% में से 30% जी और परसेंटेज ऑफ जी एंड सी बराबर होता है ना, जितना जी है उतना ही सी होता है। तो हम कहेंगे कि 30% जी हो गया और 30% सी हो गया। समझ आ रहा है? 30% जी हो गया और 30%। तो हम कह लेंगे कि यहाँ से हमें ये बात पता चली कि एडेनिन है 20%, थायमीन है 20%, है ना, ग्वानिन है 30%, साइटोसिन है 30%। अब हमने कहा कि भाई सुनो, ये जो डीएनए है ना, किसका डीएनए है? आप कहोगे ये जीसी टाइप डीएनए है। आप देख रहे हो ना, जीसी टाइप डीएनए, क्योंकि ग्वानिन साइटोसिन का जो परसेंटेज है वो एडेनिन थायमीन से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि ये डीएनए प्रोकैरियोटिक डीएनए है। ठीक है, ये कैसा डीएनए है? जो अननोन डीएनए अभी हमें पता नहीं था, तो ये डीएनए कैसा डीएनए है? प्रोकैरियोटिक डीएनए है। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये कंसेप्ट एकदम अच्छे से आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे परसेंटेज हमें सीधे सीधे पता चल गया है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। अब चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, एक क्वेश्चन और लगाते हैं ऐसे ही। अब एक क्वेश्चन ये है, इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक, इन अ डबल स्ट्रैंड। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं चाहती हूँ ना कि हर तरीके के क्वेश्चन लगाएं आप। अभी और भी चीज़ें हम और भी आगे चलेंगे ना, तो और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैं करवाऊंगी। इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ 1000 न्यूक्लियोटाइड्स, 1000 बेस पेयर्स हैं। कितने हैं? 1000 बेस पेयर्स हैं। 1000 बेस पेयर हैं, आउट ऑफ जिसमें से एडेनिन है 200 बेसिस है। एडेनिन 200 बेसिस है, या न्यूक्लियोटाइड्स कह सकते हैं, 200 न्यूक्लियोटाइड्स कह लो। एडेनिन 200 है, 200 न्यूक्लियोटाइड्स है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये, कि क्वेश्चन में ये पहला क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितना होगा, और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितना होगा। ये क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन। अब देखिए, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे सॉल्व करोगे? 1000 बेस पेयर है, ये तो हमें पता चल गया। अब 1000 बेस पेयर में हमें दे दिया कि एडेनिन 200 है,
तो थायमिन भी 200 होगा, कोई टेंशन। तो भाई ये 400 हो गए। ग्वानिन कितना है, 300 होगा, और साइटोसिन कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब सवाल ये है कि हमें ये पता चल चुका है कि ये 1000 बेस पेयर है, तो 1000 बेस पेयर है तो ऑब्वियसली 500 इधर होंगे, 500 इधर होंगे। जब 500 इधर होंगे, 500 इधर होंगे, तो 499 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इधर होगा, 499 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इधर होगा। तो ये कितने हो जाएंगे, 998 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये तो हमने सीधे सीधे निकाल लिया 998, लेकिन हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स अगर निकालना है तो हम कहेंगे कि 200 एडेनिन, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और 200 थाइमिन, यही तो होगा ना। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 300 ग्वानिन, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, और 300 किसके बीच, साइटोसिन के बीच। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कितना होगा, 200 इंटू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पे 300 इंटू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यही तो होगा ना भाई। 300 ग्वानिन है, 300 साइटोसिन, और इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ कह लिया हमने कि 400 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे और 900 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे। तो टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएंगे, 400 प्लस 900 कितने हो गए, 1300 हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने हो जाएंगे, 1300 हाइड्रोजन बॉन्ड। 200 एडेनिन 200 थाइमिन से जुड़ा है ना, और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है बीच में, तो कितना हो गया, 1 एडेनिन 1 थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हम कहेंगे 200 एडेनिन और 200 थाइमिन है तो 400 हाइड्रोजन बॉन्ड। 1 ग्वानिन और 1 साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो 300 ग्वानिन साइटोसिन आपस में जुड़े हैं, तो 300 इंटू 300 कितना, 300 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9। तो टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 1300 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो जाएंगे। तो चारगाफ रूल क्या कहता है कि भाई हम इससे ये पता कर सकते हैं कि देखिए पर्टिकुलर, अब अगर आपने ये देखा कि ये कैसे बेस कांस्टेंट, हमने बताया था ना कि क्योंकि प्रोकैरियोटिक डीएनए जीसी टाइप होता है, ग्वानिन ज्यादा है, ग्वानिन साइटोसिन ज्यादा है एडेनिन थाइमिन से, तो बेस कांस्टेंट इसका हमेशा कितना आएगा, कम आएगा ना। ये बेस कांस्टेंट हम कैसे निकालते हैं, a प्लस टी बाई सी प्लस जी इज इक्वल टू बेस कांस्टेंट। तो प्रोकैरियोटिक में ये ज्यादा है, ये कम है, तो हमेशा ये 1 से कम आएगा इसका बेस कांस्टेंट, और यूकैरियोट में हमेशा 1 से ज्यादा आएगा, क्योंकि 80 टाइप डीएनए होता है, 80 ज्यादा होता है यूकैरियोट में। इतनी बात सबको समझ आ रही है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे से समझ आने चाहिए। अगर सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया तो अब जो हम आगे मूव करेंगे, तो बेसिक था, ठीक है, ये बेसिक था। आज हम यहीं पे रोकेंगे भी क्लास, क्योंकि आज हमने आपको कहा है कि आप पूरा वो सर्कुलेटरी सिस्टम तैयार कर लीजिए। बाकी आगे हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे जेनेटिक मटेरियल का सर्च हुआ, ठीक है, डीएनए से रिलेटेड कितने टाइप के डीएनए होते हैं, उसकी क्या क्या क्वेश्चंस लग सकते हैं, हम वहाँ पे भी देखेंगे किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड दिया है और कैसे नंबर ऑफ बेस पेयर्स वगैरह निकालने हैं, वो भी न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक है, बेसिक को एक बार समझने की कोशिश करिए। जो चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग से बता दी हैं इसको जरा ध्यान से देखना है। ओके, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था न्यूक्लिक एसिड, डीएनए वर्सेस आरएनए, जैसे डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कैसे ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं ना वो आपको बहुत ध्यान से समझना है। नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन और पिरिमिडिन्स में क्या क्या आता है, कौन डबल रिंग है, कौन सिंगल रिंग है, कौन कैसे कैसे बाइंडिंग करता है। नाइट्रोजन, प्यूरिन में नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे है, 1, 3, 7, 9 पोजीशन पे, पिरिमिडीन में कहाँ पे है, 1 और 3 पोजीशन पे है, ठीक है। इसके अलावा पेंटोज शुगर की अगर बात करें तो पेंटोज शुगर में कार्बोहाइड्रेट, ये एक कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेकेराइड है। 2 तरीके के पेंटोज शुगर मैंने आपको बताया है, डिऑक्सी राइबोज शुगर और राइबोज शुगर, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि कैसे कैसे बॉन्ड अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से बॉन्ड बन रहे हैं। फिर उसके बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, कैसे बना, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या है, और फिर कैसे हम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड कितने तरीके के होते हैं, ये सारी चीज़ें, यही आपके बायोमोलिक्यूल में था, आप परेशान हो रहे थे। फिर चारगाफ रूल क्या है, एकदम अच्छे से समझिए चारगाफ रूल को, और उससे रिलेटेड हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं
ये भी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए बस हम इतना रोक देते हैं, और अब हम कल एकदम डिटेल में इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि कैसे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट और एवरी मैक्लियोड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट, यू कैन से कि जो सेमी कंजर्वेटिव मीसल्स एंड इंस्टॉल एक्सपेरिमेंट, सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर आरएनए के बारे में। थोड़ा सा ये सारी चीज़ें बहुत है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ज़्यादा पढ़ना है, तो सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। और जेनेटिक्स में अभी तक किसी को कहीं पे भी कोई भी दिक्कत है, आप टेलीग्राम पे एक बार बता दीजिए। हाँ, किसी ने हमें कहा था भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में अंतर बता दे उनको। अरे बहुत सिंपल है भाई, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब दोनों का, जो आप कह सकते हो दो एलील थे ना, दोनों एलील की मिक्सिंग हो जाती है। ठीक है, मिक्सिंग हो जाती है मतलब ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स हो जाता है F1 जनरेशन में। को डोमिनेंस का मतलब दोनों अलग अलग एक्सप्रेस करते हैं, दोनों अलग अलग एक्सप्रेस हो रहे हैं। जैसे मैंने ब्लड ग्रुप बताया, तो ब्लड ग्रुप में AB ब्लड ग्रुप, MN ब्लड ग्रुप, और जो मैंने कैरियर फॉर सिकल सेल एनीमिया बताया था HBS और HBA, दोनों एक्सप्रेस होता है ना वहां पे। सिकल सेप्ड वाला जीन भी एक्सप्रेस होता है, नॉर्मल जीन भी एक्सप्रेस होता है, मतलब दोनों साथ साथ एक्सप्रेस हो, कहीं पे कोई मिक्सिंग ना हो। जैसे मेंडल ने क्या कहा था, F1 जनरेशन में केवल डोमिनेंट एक्सप्रेस होगा। टॉल और डार्फ का क्रॉस कराओगे, अगर डार्फ का क्रॉस कराओगे तो F1 जनरेशन बस टॉल कैरेक्टर आ रहे हैं, मतलब कैपिटल T ने स्मॉल t को एक्सप्रेस नहीं होने दिया। ये मेंडल की फाइंडिंग थी, कंप्लीट डोमिनेंस था ये। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस कह रहा है कि जब हम मिराबिलिस जलापा में फ्लावर कलर को, पिंक कलर फ्लावर को हमने रेड कलर फ्लावर को हमने वाइट कलर फ्लावर से क्रॉस कराया, तो मतलब जो रेड कलर फ्लावर वाला प्लांट था उसको व्हाइट कलर फ्लावर के प्लांट से क्रॉस कराया, तो क्या हुआ, तो ना ही रेड एक्सप्रेस हुआ ना ही व्हाइट एक्सप्रेस हुआ, दोनों का मिक्सचर एक्सप्रेस हो गया, तो दोनों कंबाइंडली मिक्स होके उनका एक्सप्रेशन हुआ। इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। को डोमिनेंस का मतलब दोनों एलील अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करें। जैसे ए ब्लड ग्रुप वाले के पास IA है, बी ब्लड ग्रुप वाले के पास IB है, ठीक है। लेकिन जब IA अपने आप को एक्सप्रेस कर ले, IB भी अपने आप को एक्सप्रेस कर ले, कहीं मिक्सिंग वगैरह ना हो, तो AB ब्लड ग्रुप होता है, तो वो को डोमिनेंस है। को डोमिनेंस का मैंने बहुत सारे एग्जांपल बताया आपको। इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी हमने एंडालुशियन फाउल के बारे में बताया, एंटीरहिनम मेजस में बताया, ठीक है। इसके अलावा मिराबिलिस जलापा में फ्लावर कलर में बताया, है ना। इसी तरीके से को डोमिनेंस हमने MN ब्लड ग्रुप, रोन कलर, अब रोन कलर ही ले लीजिए। हमने कहा था कि जो रेड कैटल होते हैं, आपने ऐसे बहुत गाय देखी होंगी जो रेड कलर की होती है, और ऐसे बुल भी देखे होंगे जो वाइट कलर के होते हैं। इन दोनों का अगर मेटिंग करा दिया जाए तो क्या है, रोन कलर आता है, क्योंकि रेड डोमिनेंट है, वाइट जो है क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर। रोन का मतलब मान लीजिए रेड के लिए कैपिटल R जीन रिस्पॉन्सिबल रहा हो, वाइट के लिए स्मॉल जीन रिस्पॉन्सिबल रहा हो, तो कैपिटल R भी एक्सप्रेस हो रहा है, स्मॉल r भी एक्सप्रेस हो रहा है, दोनों इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो रोन कलर। तो ऐसी भी कैटल आपने देखी होगी, गाय देखी होगी जिसपे रेड वाइट दोनों आते हैं, ठीक है, मोज़ैक पैटर्न कहते हैं इसको। तो यही है कंप्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। बाकी आज सर्कुलेटरी सिस्टम एकदम तैयार होना चाहिए। तो मेरी कोशिश यही है कि जो जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है, बता रहे हैं ना कि उनको दिक्कतें आ रही हैं, तो हम थोड़ा सा एनिमल फिजियोलॉजी में ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है सबको, क्योंकि एनिमल फिजियोलॉजी ज़्यादा पढ़ा दिया है मैंने, और उसके लेक्चर्स में 6, 7, 8 लेक्चर्स ऐसे हैं एक चैप्टर में, तो आप उसको रिवीजन करिए। आज सर्कुलेटरी सिस्टम, कल कुछ और करेंगे, ठीक है। तो और मैं कोशिश करूंगी कि बीच में उसके वन शॉट अगर मैं बना दूं तो वो भी अपलोड करने की कोशिश करूंगी। तो एक अच्छी प्रिपरेशन चाहिए मुझे, एकदम मतलब ज़बरदस्त तरीके से प्रिपरेशन चाहिए टिल योर एग्जामिनेशन, एकदम पूरे कम से कम 1-2 बार, दो बार रिविज़न हो जाए सारी चीज़ों का, ठीक है। बाकी मैं बहुत सारे अल्टरनेट मेथड निकालती रहूँगी। और हाँ, किसी ने जैसे कल कहा कि भाई मैम समय नहीं दे पा रही है, मैं क्या ही बताऊँ आपको कि मेरे पास कितना समय है, ठीक है। मैं, ऐसा तो नहीं है कि मैंने आपको ये टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कशन करने का पैसा लिया है, ऐसा तो नहीं है ना। आप भी थोड़ा समझा करो कि मैं समय क्यों नहीं दे पा रही हूँ। मैं बाहर भी रहती हूँ, वहाँ से भी मैं क्वेश्चन सेंड कर देती हूँ, ठीक है। मतलब मेरे पास है, बहुत सारे काम है ना। अभी मैंने पर्सनली इस चीज़ के लिए मैंने एक
टाइपिस्ट रखा है, ठीक है, पर्सनली इस चीज़ के लिए। बाकी और क्या, मैं क्यों उसको फालतू में पैसा दूं, लेकिन उसको भी ज़रूरत थी, हमें लगा कि हम इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन करा देंगे। तो वो 3-3 घंटे क्वेश्चन टाइप, एक दिन में 50 क्वेश्चन टाइप करना, पता है आपको 3 घंटे 3.5 घंटे लग जाता है। और आप सोच सकते हो कि आज टाइपिस्ट को हम 3-3.5 घंटे का क्या पैसा लेते होंगे वो, ठीक है। तो फिर इस तरीके से नहीं है। और हाँ, मेरे पास, हाँ ये बात तो सच है कि मेरे पास टाइम नहीं बचता। मैंने आज अभी जिम्नोस्पर्म का मैंने आंसर की तक अभी अपलोड नहीं कर पाई हूँ मैं, तो कर दूंगी, क्योंकि टेस्ट कहीं भी होते हैं, जैसे आप ऑफलाइन टेस्ट दे के आते हो तो 1-2 दिन समय तो लगता है ना, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसका आंसर की अपलोड कर दूँ जल्दी से। अभी जा रहे हैं, अब उसको बनाएंगे और अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो बाकी टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करिए। आप तो पढ़िए, आपको पढ़ने के लिए मैंने इतना सारा चीज़ दे दिया है, और इतने लेक्चर्स, और हर तरीके से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपकी अच्छी तैयारी हो। ओके, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं। ओके।